हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स का डेली वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं। आज इकाई 2 है और चैप्टर भी 2 है। ओके, सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, तो इसका हम आज लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी होते हैं सारे का आंसर, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यहाँ पे दिए हुए हैं। का पहला है सही विकल्प चुने। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ख 25,494 रुपये। ओके, डायरेक्ट आंसर लिखी हूँ, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लिखना आप लोगों को दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आई है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार आते रहता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिएगा कि पहले अप्रैल आता है इसमें, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, घ इज द राइट आंसर, गोवा। ठीक है, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन भी आई है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हो गया है, बता देती हूँ मैं, कैप्चर नहीं कर पाता है मोबाइल फोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाया, मैं बता रही हूँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क पटना। पटना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो यहाँ पे आपको बुक में 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। क में सहज मिल जाएगा, ख में वैज्ञानिक, ग में व्यवहारिक और घ में उपयुक्त तीनों। तो सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि घ सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ओके, अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए बिहार की यहाँ पे खाली स्थान, 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 2 पूछा गया है, उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आप लोगों का, बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद 11.03% हो गया है। आइए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे सही एवं गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, थर्ड का है यहाँ पे का क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो सही हो जाएगा यहाँ पे। 2 है, उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती, ये गलत है, चक्रीय समूह का निर्माण करती है। फिर देखिए यहाँ पे इसका रिक्त स्थानों की, सॉरी यहाँ पे 3 है, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, गलत नहीं। 4 है,
दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि सन 1968 ईस्वी में किसने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, और कितने रुपए का, तो 20 रुपए का। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आप लोगों का, क्या है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार का मुख्य पेशा भी कृषि है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। फिर देखिए 4 है, संक्षिप्त रूप को पूरा करें। यहाँ पे आपको 8 प्रश्न है, उसको पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपका 4 यहाँ पे, 4 देखिए, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर देखिए 5 है यहाँ पे आपका, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे 6 है, एनएनपी का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे 7 है, देखिए एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इनकम। फिर यहाँ पे 8 है, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके, फिर आइए चलते हैं हम लोग 5 पे। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, अच्छी तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को, और अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी कीजिएगा साथ में साथ। देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे आय से आप क्या समझते हैं, इनकम से आप क्या समझते हैं, आय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आय से हम यह समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कार्य, शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उसके परिश्रम करने के फलस्वरूप जो कुछ मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ओके, बिल्कुल ही इजी तरह से बताया गया है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद से हम यह समझते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः 1 वर्ष यानी कि लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जो कि एग्जाम में आते रहता है, क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, या ये भी पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या पूछ दे कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य यह है कि, या हम यह समझते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आ गया समझ में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868
इस डेट को याद रखिएगा। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे CSO भी कहते हैं, संस्था के द्वारा होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली मुख्यतः 3 कठिनाइयाँ हैं। कितनी कठिनाइयाँ हैं, तो 3 कठिनाइयाँ हैं, जिनमें क्रमशः पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, तीसरा है मूल्य मापने में कठिनाई। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा था यहाँ पे बुक में। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम में आते हैं, हर बार ये हर साल पूछा जाता है, हाईलाइटेड प्रश्न है, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। ओके, आइए देखते हैं इसे, बहुत ही सिंपली है, समझा देते हैं एक बार में, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीबी को जन्म देगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट से भी आप लोग बहुत चीज लिख सकते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है कि जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। ओके, आइए चलते हैं अब दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन आ गया है, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पता है आप लोगों को कितने वर्ड में लिखना है, 200 से 300 वर्ड में लिखने का रहता है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं, समझने का भी कोशिश कीजिएगा साथ ही साथ। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। कब किया, तो 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है वो भी बताना है। एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन छिपा हुआ है, पहला तो ये राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन देना है, फिर इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है।
कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि निम्न है। यहाँ से देखिए, चूंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है। ठीक है, के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने के लिए इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। हम देखते हैं कि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 तरीकों से होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, बताती हूँ। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है या जो भागफल प्राप्त किया जाता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। ओके, आइए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का यहाँ पे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए इस तरह से लाभप्रद है कि प्रायः गांवों और शहरों में खेत और कल कारखानों के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उसी तरह शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, पदाधिकारी एवं समाज के अन्य वर्ग के लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र को सुसंपन्न करते हैं। इस तरह खेत खलिहानों से उत्पन्न तथा ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादनों को राष्ट्रीय आय कहेंगे। इससे भारतीय लोग अपने शरीर से मानसिक बल पर देश की सेवा करते हैं। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए लाभप्रद है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोगों का, 5 है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का,
इसका आंसर हो जाएगा विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नलिखित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में जहां जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, अशिक्षा का स्तर ज़्यादा है एवं भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की बहुतायत है। जैसा कि आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो एंड तक बने रहे हम लोग को, एंड तक बने रहना है हम लोगों को वीडियो के साथ। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे आप लोगों का, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, क्योंकि जब देश की प्रति व्यक्ति आय ठीक होगी तो राष्ट्रीय आय तो प्रभावित होगी ही। जब कोई व्यक्ति अपने पेशे से अपना जीवन यापन करता है तो वह दर्जी, माली, शिक्षक आदि पदों पर नियुक्त हो सकता है और सब एक ही देश से होंगे तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करेगा। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम रिलेटेड या हमारे पढ़ाई रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।